मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पारस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका एक लेक्चर पूरा हो चुका है जिसमें हम लोगों ने, आपको रिवाइज करा दूं, डाल्टन के सिद्धांत के बारे में बात की थी। उसके बाद में कैथोड रेनॉल्ड किरणों की बात की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आ गई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात आ गई थी। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल और उसकी कमी पढ़ ली थी। उसके बाद में निल्स बोर का परमाणु मॉडल हम लोगों ने शुरू किया था। निल्स बोर परमाणु मॉडल से ही हम लोग एक बार शुरू कर देते हैं। मैं बताया था आपको, निल्स बोर ने कहा था कि जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल का नाम बताया था हम लोगों ने आकर्षण बल। क्या बताया था बच्चों? आकर्षण बल। और दूसरा जो बल लगता है वो था बच्चों आपका अपकेंद्रण बल। क्या लगता है बच्चों? अपकेंद्रण बल। आकर्षण बल की वैल्यू बताई थी बच्चों मैंने आपको, कितनी बताई थी भैया? ZE² अपॉन R²। अपकेंद्रण बल बता दिया था मैंने आपको MV² अपॉन R। ये भी बता दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है वो पूर्ण गुणज होता है। उसका जो कोणीय संवेग है MVR, वो पूर्ण गुणज होता है NH/2π के। यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बोर परमाणु त्रिज्या के बारे में। बोर ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी परमाणु के रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, परमाणु के आकार को, परमाणु की त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले जनरली लोग याद करते हैं, मैं आपको एक बार डायरेक्ट करा देता हूं कैसे क्या फॉर्मूला हुआ। ठीक है बच्चों, आपको आइडिया रहेगा। शुरुआत करते हैं, हम लोगों ने बता देते हैं कि जब उसने बताया निल्स बोर ने कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है बच्चों इसके अंदर, एक क्या होता है बच्चों इसके अंदर? एक होता है अपकेंद्रण बल और दूसरा होता है आकर्षण बल। ये भी आपको बता दिया था कि ये दोनों बल एक दूसरे के समान परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। आकर्षण बल का मान कितना बताया था? अपकेंद्रण बल का मान कितना बताया था? MV² अपॉन R। और आकर्षण बल का मान कितना बताया था? बिल्कुल सही है, ZE² अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक R से एक R कैंसिल कर देता हूँ ये, तो मेरे पास में बन जाता है, यहाँ बचेगा बच्चों मेरे पास में MV² ZE² अपॉन R। और अगर मैं यहाँ पर V² लिखता हूँ बच्चों, तो यहाँ बच जाता है मेरे पास में ZE² अपॉन MR। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मैंने नीचे ट्रांसफर कर दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ बच्चों। ओके, क्या कहा था बोर ने? क्या कहा था बच्चों के इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या था? MVR बराबर था NH/2π का पूर्ण। यही तो था बच्चों। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर V की बात करूँ केवल, तो मेरे पास में NH/2π MR आ गया। क्या बच्चों बताइए? अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों ओर वर्ग करने पर, मैं दोनों तरफ क्या करता हूं बच्चों? स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर? V² N² H² अपॉन 4π² M² देन R²। ये V² की वैल्यू आ गई। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में V² की वैल्यू रख देता हूँ। यूँ कह सकते हैं, या 2 से 1 में रख देता हूँ। यूँ कह सकते हैं V² का मान
समीकरण 1 में या यूँ कह सकते हैं 2 में रखने पर, और मेरे पास वी स्क्वायर इजिकल टू क्या आया था बच्चों, लिख देता हूँ दोबारा। वी स्क्वायर मेरे पास में आ गया था यहाँ पर ZE स्क्वायर अपॉन R इजिकल टू, यहाँ आ गया मेरे पास में N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर देन R स्क्वायर। ये रहा वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपको, मैंने इसको वहां रख दिया। अब इसके अंदर हम लोग बात करें बच्चों आगे, तो आप देख रहे हैं गौर से इसके अंदर, अच्छा एम भी है इसके अंदर, एम ले लिखा था, लिख देता हूं। तो जेड स्क्वायर अपॉन एम आर इजिकल टू, उधर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो बच्चों ये एक एम से एक एम गया, एक आर से एक आर गया, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ पर बच जाएगा, मुझे केवल आर निकालना है। रेडियस की तो बात करो तो रेडियस को इधर ले आता हूँ, बाकी सबको उधर लेके चले जाता हूँ। तो आर को मैं इधर ले आया, तो आर इजिकल टू मेरे पास में आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये क्या बच गया 4, ये क्या बच गया पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एम एज इट इज है ही, एक दो थे ना, एक कट गया, ठीक है। आर को मैं उधर ले गया तो कुछ नहीं है, जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये होगा आपका जेड ई स्क्वायर। तो मेरे पास में आर इजिकल टू बोर रेडियस आगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया। आगे देखिए, डिवाइस का रंग जोड़ते हैं, दो बल लगते हैं, आकर्षण बल आपके अंदर बल, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। आर से आर कैंसिल कर दिया था, एम वी स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर आ गया था मेरे पास में। मैंने क्या किया, वी स्क्वायर इधर रखा, केवल एम को नीचे उतल दिया, एम आर हो गया आपका। इधर से कोणीय संवेग घेरा बताया था कितना होता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या किया मैंने, एम और आर को नीचे उतार लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये आ गया बच्चों। इस वी स्क्वायर को हटा करके मैंने ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पर, आर साथ कैंसिल कर लिया और फिर आर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से डराइव हुआ, इसलिए बताया जा रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि n यहाँ पर कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या, ठीक है। ये रहा है, कैसे हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है। h यहाँ पर क्या है बच्चों, मेरे पास में प्लांक स्थिरांक है। प्लांक स्थिरांक, स्थिरांक मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको बता चुका हूँ कितना होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, प्लांक स्थिरांक का मान, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में क्या है, 4 आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं, पाई 3.14 होता है। एम अगर आप क्या है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बता चुका हूँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था 31 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, यहाँ पर जेड आप जानते हैं क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। जेड क्या है बेटा हमारे पास में, यहाँ पास जेड है, यहाँ पर हमारे पास में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भी चेंज हो सकता है, ये भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। ई क्या है, ई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितना होता है, बिल्कुल सही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही तो होता है आवेश। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास में स्थिरांक, स्थिरांक की बात करें तो स्थिरांक हमारे पास में यहाँ पर h है, 4 है, पाई है, m है और e है। तो यहाँ एक मैं लाइन लिख सकता हूँ, यहाँ लाइन लिख देता हूँ बच्चों मैं, और वो लाइन ये है, स्थिरांकों को अलग करने पर, स्थिरांकों को अलग करने पर तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया r इजिकल टू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू कौन कौन सी चीज बदल सकती है, एक तो n, ठीक है, स्क्वायर अपॉन z।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इतनी चीज याद नहीं रखनी है आपको, एक फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है कि R इज इक्वल टू परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है h²/4π² m² n² समझ में आ गई बच्चों। अगर हम लोग इनके मान जो मैंने दिए बताए हैं, अगर हम लोग रख दें इसको और हल करें तो यूं कह सकते हैं बच्चों, मान रखकर हल करेंगे बच्चों, तो ये R इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास में 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं, R बराबर 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। आपको निल्स बोर परमाणु मॉडल के अंदर परमाणु रेडियस की बात करें तो केवल ये फार्मूला याद करना है, डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है। वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, इस तरह की वैल्यू पूछ लेता है कई बार, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। 2-3 चीजें और मैं खास बात आपसे करूंगा जो आपको बहुत जरूरी याद रखना। ये 2 फॉर्मूले तो हो गई है, मतलब जो 2 ब्लॉक बनाएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2 स्टार तो आपको याद करने ही करने हैं। अब आगे की बात बताते हैं यहाँ पर बच्चों हम लोग। तो यहाँ आगे बात करें तो आपको कुछ फॉर्मूलाज और याद करने हैं। एक फॉर्मूला तो याद करना है आपको, R1/R2 इज इक्वल टू n1² ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपका, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया आपका, ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया आपका। एक आपका R1/R2 इज इक्वल टू Z2/Z1, ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 4। और एक R1/R2 इज इक्वल टू n1² Z2/n2² ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कब कहाँ यूज करना है वो बताता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट आएगा कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या का सही फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इस फॉर्मूले की बात करें, न्यूमेरिकल में अगर आपके काम आपको लेना है तो वो आपको कहेगा कि किसी भी तत्व की जो कक्षा है वो देगा आपको, तत्व का नाम देगा। जब दोनों चीज देगा तो ये आपको लगा देना। पर वो जो 3 फॉर्मूले आपको तभी यूज करने हैं जब वो आपसे बोले कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस, तब आपको ये लगाना है। अब वो लगाने का भी ये सुन लो आप गौर से कि जब आपको वो किसी एक तत्व का नाम दे और 2 कक्षाएं दे तब ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलने लगा आपसे कि लिथियम आयन की पहली और दूसरी कक्षा के लिए लिथियम एक तत्व का नाम दे लिथियम, और 2 कक्षाएं बोल रहा है पहली और दूसरी, तो वो फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब कक्षा तो एक दे, तत्व के 2 नाम दे दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे वो कह दे कि लिथियम तथा बेरिलियम की दूसरी कक्षा के लिए लिथियम तथा बेरिलियम 2 तत्व दे दिए। और इसी तरीके से ये तीसरा वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब तत्व के नाम भी 2 हों और कक्षाएं भी 2 हों, तब लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज के, तो जो फॉर्मूला आपका करना है ऊपर लिख देता हूँ और 2-3-4 फॉर्मूले की प्रैक्टिस में कराता हूँ ताकि आपके रेडियस के कोई भी क्वेश्चन आए तो बच के नहीं जा पाए। चले बच्चों, ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। जो फॉर्मूले याद करने बता देता हूँ मैं आपको। पहला फॉर्मूला तो आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला वो याद करना है, R इज इक्वल टू आपको याद करना है h²/4π² इंटू n²/z। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 4π²m²z, ठीक है। दूसरा फॉर्मूले की बात करें तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास में। तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास में हो गया R1/R2 बराबर n1²/n2², ठीक है बच्चों। फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो ये हो गया R1/R2 बराबर Z2/Z1, ओके बच्चों। और आखिरी वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, वो क्या हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू n1² Z2/n2² Z1।
तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे उस पर बात कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपके एक बार डाउट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपसे कहा कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 के हाइड्रोजन की पहली कक्षा के अंदर, पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना है आपको, ठीक है। केवल त्रिज्या, त्रिज्याओं का अनुपात बोलेगा तब R1 R2 यूज करना है, ध्यान रखना। ये 4 फॉर्मूले जब तक त्रिज्याओं का अनुपात क्वेश्चन नहीं बोले तब तक आपको यूज नहीं करना है। अभी त्रिज्या बोल रहा है केवल, मतलब एक ही तत्व की बात कर रहा है। तो अगर अस्सी की बात करें तो हम लोगों को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हो गया हमारे पास में R = 0.529 इंटू n²/z। हमें 2 चीज रिक्वायर्ड है, कौन सी कक्षा है और तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कक्षा पहली बोल रहा है, मतलब मेरे पास में यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, मतलब कुल मिला के मेरे पास में आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। आपसे वो ये भी कह सकता है Li+2 आयन। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, सर ये Li तो प्लस होता है, +2 कैसे लिख दिया आपने। तो बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि नील्स बोर की जो थ्योरी थी वो केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही बेस्ड थी। ये इसकी फेलियर की वजह बनी कि नील्स बोर का सिद्धांत केवल उन्हीं तत्वों पर लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एकल इलेक्ट्रॉन। अगर +1 कर देता मैं इसको, तो जो आपको पता है Li+ कर देता केवल, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है ना, इसलिए ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये Li+2 के अंदर आयन की बात करें तो Li+2 आयन की उसने कहा, मान लीजिए आपसे दूसरी कक्षा की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो वही R = आपको 0.529 इंटू n² दूसरी कक्षा बोल रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0.529 इंटू 4/9 हो गया ना, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर जो भी आएगा, ठीक है। करना थोड़ी है, आंसर निकाल देंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कर लेंगे आप। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आपसे कि जब रेडियस आपसे निकलवाएगा तो सिंपल से कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, लेकिन त्रिज्याओं का अनुपात की बात करेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे वो जरूरी है हमारे लिए देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहूं कि लिथियम +2 और हाइड्रोजन प्लस की, लिथियम +2 और हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आपका त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का Li+2 और H+ की दूसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात। अब आप इसको क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ें कि भैया 2 तत्व दिए हुए हैं, लिथियम और हाइड्रोजन, मतलब मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज लेना है जिसके अंदर परमाणु क्रमांक 2 हो। भाई ये रहा ना 2 तत्व है तो परमाणु क्रमांक मतलब ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास में, यहाँ आ गया R1/R2 = Z2/Z1, क्योंकि 2 तत्व दिए हैं तो जब 2 तत्व देगा तो 2 तत्वों के लिए ये वाला फॉर्मूला है, और जब एक तत्व देगा 2 कक्षाएं देगा तो 2 कक्षाओं के लिए वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लिथियम और हाइड्रोजन बोला, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि क्रम, अगर लिथियम पहले दिया तो लिथियम का पहले लिखना है, और हाइड्रोजन पहले दिया तो हाइड्रोजन के लिए पहले लिखना है। तो लिथियम की बात करें मतलब Z1 हमारे पास में लिथियम है और Z2 हमारे पास में हाइड्रोजन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, मतलब मेरे पास में पहले Z1 हो गया 3 और Z2 हो गया 1, तो Z2 मेरे पास में कितना है 1 है, तो मेरे पास में आ जाएगा 1:3। बताओ आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। Z2 की वैल्यू रख दी 1/3। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, मान लीजिए आपसे कहा Be+3 तथा Li+2 की दूसरी कक्षा कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा भैया, ये बताना है आपको। आप मुझे बताइए बच्चों, इसके अंदर कितने तत्व दिए हैं 2, तो जब 2 तत्व देते हैं
तो फिर हम लोगों को उनके परमाणु क्रमांक मतलब आर Z1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये हो गया R1/R2 इजिकल टू Z2/Z1। खास बात क्या है, पहले वेरिएंट दे रखा है तो Z1 हो गया मेरे पास, Z1 मेरे पास में हो जाएगा Be+3, ठीक है, और मेरे पास में Li+2 हो जाएगा मेरे पास में Z2। परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, कितना होता है 3, तो मेरे पास में R1/R2 इजिकल टू आ जाएगा, पहले Z2 लिखना है 3/4 मतलब 3:4 विल बी द आंसर। तो अभी मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन बताया और इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं आपको, एक बार देखिए इसको भी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि Be+3 की दूसरी और तीसरी कक्षाओं, दूसरी तीसरी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। तत्व कितने तत्व दिए आप बताओ। आप कहेंगे सर तत्व का नाम तो एक ही दिया है, बिल्कुल सही है, तत्व का नाम एक है, लेकिन कक्षाएं कितनी दी हैं, 2 हैं, दूसरी और तीसरी। तो यूं पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि R1/R2 इजिकल टू मेरे पास में आ गया N1² क्योंकि जब कक्षाएं 2 देता है तो N1/N1² का फॉर्मूला लगना है, पहली बात। अब मुझे जो पहले कक्षा देगा उसको N1 कहूंगा, तो N1 कितना है मेरे पास में 2, और 2 नीचे N1² है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तीसरी कक्षा की बात कर रहा है मतलब N2 हो गया, N2 कितना है मतलब मेरे पास में 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ R1/R2 इजिकल टू हो जाएगा 4:9। बताओ हो गया क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? हो जाएगा 4:9, रख देंगे N1² N2²। तो कोई सा भी जैसे दे सकता है आपको, Li+2 आयन की पहली और दूसरी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लीजिए, आ जाएगा 1:4। बात समझ में आ गया आपको? कर लेंगे आप लोग ये। तो ये था आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले की। इस वाले फॉर्मूले का यूज कब करना है बच्चों आपको? इस वाले फॉर्मूले का यूज आपको तब करना है जब तत्व के नाम भी 2 हो क्वेश्चन के अंदर और उसकी कक्षाएं भी 2 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया गया कि हाइड्रोजन की पहली तथा लिथियम की तीसरी, हाइड्रोजन की पहली तथा लिथियम की तीसरी कक्षा के लिए त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हाइड्रोजन की पहली तथा Li+2 की तीसरी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 क्या होगा? निकाल देंगे। तत्व कितने दिए? 2, कक्षाएं भी कितनी थी? 2। तो हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला इसमें काम आएगा, मतलब R1/R2 की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करें R1/R2 ये हो जाएगा N1² Z2 और ये हो जाएगा अपने पास में N2² पहले हम लोग अलग अलग लिखेंगे इसके अंदर। N1 मतलब पहली कक्षा कौन सी दे रखी है आपको? ठीक है, N1 दे रखी है 1, स्क्वायर लेना है तो N1 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? कितना हो गया 1। फिर N2 लेनी है मुझे, N2 कितनी है भैया? N2 का स्क्वायर, N2 कितनी है मेरे पास में? तीसरी, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 9। तो मेरे पास में आ गया N1/N2। भी Z1 और Z2 भी तो निकालना है, तो Z1 पहले तत्व किसका नाम दिया? हाइड्रोजन का, कितना हो गया 1। फिर दूसरा तत्व कौन सा दिया बच्चा? Z2। लिथियम कितना है? परमाणु क्रमांक 3। ठीक है, स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर नहीं है, वैल्यूज रख देंगे। तो R1/R2 इजिकल टू N1 का स्क्वायर, N1 कितना है मेरे पास में? 1। ठीक है, स्क्वायर लगा डायरेक्ट लिख रखा है। N2 Z2 मेरे पास में कितना है? बिल्कुल सही है, Z2 मेरे पास में है 3। यही तो है यार, ठीक है। फिर N2², N2 मेरे पास में कितना है? 3 मतलब 9 है ना, N2² का डायरेक्ट वैल्यू। N2 Z1 कितना है मेरे पास में? 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 1/3 मतलब 1:3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? तो यूं कह सकते हैं बच्चों,
इसको इतने आसानी से यूं कहा जा सकता है कि जब हमें रेडियस रेशो निकलवाए तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि उसमें तत्व दो हैं तो Z1 Z2 Z2 अपॉन Z1 वाला फॉर्मूला लगाना है। कक्षाएं दो हैं तो N2 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। और जब तत्व भी दो हैं, कक्षाएं भी दो हैं, तो फिर हमको फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला लगाना है जो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था बोर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग लिख लिया। फॉर्मूला याद रखें जब तक, बताओ जल्दी से बोलो। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बोर के अनुसार, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, नील्स बोर वेग भी बोल सकते हैं इसको। शुरुआत वहीं से करेंगे। नील्स बोर ने क्या कहा था बच्चों? नील्स बोर ने हमें ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक को कहा था हम लोगों ने आकर्षण बल, बिल्कुल सही है। दूसरों को कहा था हम लोगों ने बच्चों अपकेंद्रण बल। क्या कहा था बच्चों? अपकेंद्रण बल। आकर्षण बल का मान कितना था? आकर्षण बल का मान था जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अपकेंद्रण बल का मान कितना था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये बता दिया था ये दोनों बल एक दूसरे के समान परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। मतलब ये था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास था, पहले वो लिख देते हैं, अपकेंद्रण बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था, दोनों बल एक दूसरे के समान परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं कार से एक आर कैंसिल कर दूं तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आ गया बच्चों, आर को मैं इधर ले आऊं, वी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास में यहाँ आ जाता है बच्चों क्या आ जाता है मेरे पास में, यहाँ आ जाएगा आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। आ गया, यहाँ से आपको मालूम है फॉर्मूला, और दूसरे तरीके से डिराइव कर सकते हैं, इस तरीके से भी। आर का फॉर्मूला आप जानते हैं रेडियस का, आर का मान रखने पर, आर का मान आप रख सकते हैं। अभी भी कैलकुलेट किया था रेडियस का फॉर्मूला, मालूम है? चलो रखते हैं, इधर रख देते हैं, यहाँ स्पेस काफी है हमारे पास में। ठीक है, आर का फॉर्मूला हमारे पास में आया था बच्चों, लिख देता हूं मैं, हमारे पास में आया था एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये आर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ रख देंगे मेरे पास में बाकी फॉर्मूला क्या है बच्चों? जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसकी बात कर लें हम लोग। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट लेंगे, बाकी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखो ये एक जेड से एक जेड कैंसिल हो गया, यहाँ एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं आर की वैल्यू, और नहीं, अपन इसको और इजी करते हैं बच्चों। एक बार फॉर्मूला इसको अपन थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, कोणीय संवेग से निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपका। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। आपको पता था कि इसके दौरान हमने बताया था जो इसमें कोणीय संवेग लगता है बच्चों, कोणीय संवेग लगता है वो एम वी आर बराबर था एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल था। क्या बच्चों? तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास में हो जाएगा आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई क्या आ जाएगा आगे? वेग निकालना है ना मुझे, तो मुझे वेग निकालना है, तो v इजिकल टू मेरे पास में आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एम आर। आर की वैल्यू आप जानते हैं,
तो यहाँ मेरे पास में हो जाएगा बच्चों एन एच अपॉन 2πm इंटू आर का मान अभी निकाला मैंने एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। ये बहुत शॉर्टकट हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस वाले पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया, m तो बचा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और कोई चीज कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है हमारे पास में। पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एन एच अपॉन, यहाँ क्या क्या बच गया इसमें, या ऊपर चले जाएगा ये वाला, तो मेरे पास में क्या क्या चीज बचा नीचे यहाँ पर एक तो मेरे पास में 2 बच गया, एक मेरे पास में यहाँ पर पाई बच गया, ठीक है। एक मेरे पास में यहाँ पर बच गया ई स्क्वायर अपॉन, मेरे पास में यहाँ नीचे आ जाएगा बच्चों, क्या क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो यहाँ एक एच से तो एक एच चला जाएगा और एक एच से एक एन चला जाएगा। मतलब मेरे पास में अगर ओवरऑल फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, अच्छा जेड भी तो नहीं लिखा ना, जेड लिख दिया, देखो यहाँ पर मेरे पास में ये ऊपर चला गया, तो एन एच तो था ही, 2π है, ए स्क्वायर था, जेड भी है ना, ठीक है। अब ये मेरे पास में रिवर्स कर देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में क्या क्या बच गया, ये तो कट गया बच्चों, बच गया 2π, एक बच गया ई स्क्वायर जेड अपॉन, मेरे पास में ये बच गया एच और एम। बचा कि नहीं बचा बताओ, दोबारा बता देता हूँ। कोणीय संवेग एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में एन एच अपॉन 2π था हमारे पास में, अब हमने क्या किया है यहाँ पर बताओ, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर v को ऐसे रखा, m और r को नीचे यहाँ उतार लिया। r त्रिज्या होती है, हमें पता है, r की वैल्यू भी हम लोग पढ़ के आए हैं, वो यहाँ पर मैंने r की वैल्यू रख दी, ठीक है। क्या था एच स्क्वायर 4πm ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही तो था। तो 2 से 2 दूनी 4, ये कट गया बच्चों, पाई से पाई कट गया, एक पाई बच गया मेरे पास में, एक m से ये m से m कट गया, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ ऊपर तो बच गया था n और h, और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो ई स्क्वायर जेड मेरे पास में ये रहा, ई स्क्वायर जेड, और ये दोनों नीचे हैं एच स्क्वायर एन स्क्वायर, वापस एक n से एक n कट जाएगा, एक z से एक h से एक h कट जाएगा, तो बचा क्या 2 लिख दिया, पाई लिख दिया, और क्या बच गया ई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और फिर लिख दिया जेड एच और एन लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी स्थिरांकों को अलग कर ले हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा स्थिरांकों को अलग करने पर तो मेरे पास में v इज इक्वल टू आ जाएगा 2π ए स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड अपॉन एन। तो एक फॉर्मूला तो आपको याद करना डायरेक्ट, v इज इक्वल टू क्या होता है 2π ई स्क्वायर h अपॉन n, ये h है, ठीक है, जैसे उसका फॉर्मूला याद किया था। दूसरा ये अगर इसका मान रख के हल करते हैं, तो v इज इक्वल टू आता है आपका 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक फॉर्मूला ये याद करना है। तीसरे फॉर्मूले की बात करें अगर हम लोग, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला रेशो के लिए था v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू पहला आ जाएगा z1 अपॉन z2। उसके अलावा फिर थर्ड हो गया, फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ओके बच्चों, उसके बाद में अगला फॉर्मूला आ जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 n2 अपॉन z2 n1। ये फॉर्मूला आ गए। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, अगर वेलोसिटी के क्वेश्चंस अगर आपको निकालने हैं, वेलोसिटी के अगर क्वेश्चन निकालने, तो आपको ये भी पांच फार्मूला याद करने हैं। क्वेश्चन सेम अप्लाई होंगे, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे वो 2 तत्वों के नाम देता है, कक्षा 1 देता है, तो Z1 Z2 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर आपको वो 2 कक्षाएं देता, तत्व का नाम 1 देता, तो v1 अपॉन v2 वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों आपको। और अगर मान लीजिए आपको कक्षाएं भी 2 देता है, तत्व भी 2 देता है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से बच्चों ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, डेरिवेशन आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी आपको ये 4-5 फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों।
और ये जरूरी नहीं अभी इसकी जगह हम लोग वो दूसरा वाले फॉर्मूले में भी रख के वो निकाल सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन आपको याद रहे, कभी आपको जरूरत पड़े किसी को बताने के लिए तो ये इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ। समझ में आ गया आपको। वेलोसिटी के कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सेम तरीका होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे बच्चों इसके अंदर। जैसे पहले इस फॉर्मूले पे बात कर लें। अगर वो कहे लिथियम Li+2 के लिए, Li+2 के लिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, तो Li+2 की बात करें, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 रख देंगे, ठीक है। दूसरी कक्षा वाला तो यहाँ भी यहाँ 2 रख देंगे, 3/2 आ जाएगा, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वाला फॉर्मूला बताऊं तो इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जैसे आपसे कहे Li+2 तथा H+ की दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं Li+2 और H की, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो वेगों का अनुपात बताने की दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। क्या 2 तत्व दे रखे ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा V1/V2/Z = Z1/Z2। तो V1/V2, Z1 कितना है मेरे पास में, लिथियम है पहले, तो 3, Z2 कितना है 1, तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे कहा गया, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि Li+2 की दूसरी और तीसरी कक्षा सपोज है, उन कक्षाओं की त्रिज्या और उन कक्षाओं के वेगों का अनुपात आपको निकालना। तत्व 1 दिया, 2 कक्षाएं दी है, फॉर्मूला हो गया V1/V2 = N2/N1। पहले दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा मतलब 2, तो ये N1 हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका N2। पहले N2 लिखना है आपको, तो कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 3:2। ऐसे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वेलोसिटी कैसे निकालते समझ में आ गया। एक और चीज, 1-2 चीजें और बताई जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल कि R का फॉर्मूला था 0.529 × N²/Z। हटा दो इसको पूरे को, क्या समानुपाती क्या, तो R प्रोपोर्शन N² हो गया क्या, बताओ। और R ये क्या हो गया, 1/Z। ध्यान रखना। तो नील्स बोर के अनुसार जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार एटॉमिक रेडियस घटेगा, लेकिन जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो जो परमाणु आकार होता है वो कक्षाओं के स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है। ऐसे वेलोसिटी की बात करें तो फॉर्मूला ये है आपका, तो V∝Z हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से V∝ 1/n हो गया, मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वेग बढ़ता है, और जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है वेग घटता है। यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकाला जा सकता है। बात क्लियर हो गई आपको, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोग में, अगला टॉपिक हमारे पास में नील्स बोर की ऊर्जा। क्या बच्चों, नील्स बोर की ऊर्जा। तो फिर यूं कह सकते हैं बच्चों, इसका हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन कर सकते हैं। आज हम लोगों ने जो बात की उसको बिल्कुल शॉर्टकट में आपको याद करनी है। बहुत लंबी बात हुई, लेकिन काम की बातें कुछ ही हैं इसके अंदर। नील्स बोर के अंदर त्रिज्या की बात की हम लोगों ने, फॉर्मूला सिंपल सा है 0.529 × N²/Z, और इससे 3 फॉर्मूला हम लोग लगाए बनाए, वो बना सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की इसके अंदर किसकी, इलेक्ट्रॉन के वेग की, और इलेक्ट्रॉन का वेग जो बच्चों हम लोगों ने निकाला वो किसे निकाला बच्चों, 2.188 × 10⁸ क्या था आगे, Z/n था बच्चों आपका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, कि एक इलेक्ट्रॉन नील्स बोर के अनुसार जब चक्कर लगाता है तो उसकी कितनी एनर्जी होती है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चैप्टर अच्छा है, इसमें डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, ओके।